बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का ही चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे जो हमने स्टार्ट की हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया था, हाइड्रोकार्बन तक अभी आए नहीं थे और मैंने कहा था कि हाइड्रोकार्बन तक लाने के लिए मुझे वो क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट चैप्टर्स में मुझे वो सारा कंक्लूजन लाना था कि कहाँ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ दो बातें मैंने डिस्कस करनी है। पिछली वीडियो में मैंने इवन डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो में बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक की, एक तो वहाँ मुझसे उसको गलती कंसिडर करें या जो भी है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ कि वहाँ मैंने छोटी सी गलती कर दी थी और क्लासिफिकेशन को प्रिसाइज तरीके से डिफाइन नहीं कराया था। और जो दूसरी गलती मुझसे वहाँ हुई थी, मैं सोच रहा था कि शायद मैं लेज़र पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। अभी मैं लेज़र पॉइंटर स्टार्ट करूँगा और ये भी आपको दिखने लग गया होगा कि ये लेज़र पॉइंटर का यूज़ मैं सोच रहा था कि मैं अपनी वीडियो में कर रहा हूँ, जबकि मैं नहीं कर रहा था। तो बाद में जब मैंने खुद वीडियो देखी, मुझे दिखा कि शायद बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए जो पॉइंट्स में उनको डिफरेंसेस में बता रहा हूँ, एरोमेटिक खासतौर पे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक की। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। इसके लिए चूंकि मैंने कहा भी था कि उसमें सिर्फ वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, और इस वीडियो के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो क्लासिफिकेशन मैंने की हुई है, जब आप ये वीडियो स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट आपके पास पेज में लिखा हुआ हो या आपके पास मोबाइल में हो जो आप देख रहे हो, कि जब मैं डिस्कशन करूँगा उन एरोमेटिक की और उनको डिफाइन करूँगा कंपाउंड्स को, तो आपके पास मेरी पिछली वीडियो की एटलीस्ट वो पिक्चर हो, ताकि जब मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ और जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ उन क्लासिफिकेशन उन टाइप्स को, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है, बुक में उतना नहीं दिया हुआ। अभी आप समझेंगे तो एटलीस्ट आपके बहुत सारे जो वरीज होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको बुक में जब ये क्लासिफिकेशन आती हो तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ना कि आप उस कंफ्यूजन में रहेंगे कि जो मोस्टली बच्चे होते हैं इस बुक से रिलेटेड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को। तो और दूसरा जो लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि बच्चों का ये भी है कि यार ऑनलाइन में याद करने के से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम है सबसे रिलेटेड ही है। हम मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन मैं आपको इवन ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ख़ास तौर पे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना कंटेंट अभी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, इतना कंटेंट क्लासेस में अगर हम पढ़ा रहे होते एक साथ कंपाइल करके बोर्ड पे नहीं ला सकते थे। और लास्ट पॉइंट एक और भी कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो बोर्ड पे होगी, तो आपको मुझे ये भी क्लैरिफाई करना होगा कि क्या पावर पॉइंट पे पढ़ाया जाए या जो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर को पावर पॉइंट तो पढ़ाया नहीं जा सकता, नॉमेनक्लेचर को बनाना पड़ता है, तो पावर पॉइंट पे नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए मैं आपसे उस पर भी सजेशन मांगूंगा कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ या पावर पॉइंट पे पढ़ाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मेरी ही होगी। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन का। तो आपको याद होगा मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, साइक्लिक में और ओपन चेन में। अब आज मैं स्टार्ट करूंगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी। अभी आप देखेंगे कि वो गलती क्या है। मैं ऑलरेडी जो आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने पास क्या रखना है, वो फ्लो चार्ट रखना है जिसमें हमने डिस्कशन की थी। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड हो जाते थे और होमोसाइक्लिक में डिवाइड हो जाते थे। आज मैं इनकी डेफिनेशन भी करूंगा विद एग्जांपल्स, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। हेट्रोसाइक्लिक फिर फर्दर डिवाइड होता है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में, जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसी तरह होमोसाइक्लिक भी डिवाइड होता है। यहाँ तक तो हमारी क्लासिफिकेशन ठीक है कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में। हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में डिवाइड होता है, होमोसाइक्लिक भी एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में डिवाइड होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने हेट्रोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक था वहाँ मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में, लेकिन यहाँ मैं डिवाइड करूंगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक को सिर्फ नॉन बेंजोनाइड में। और क्यों, ये आपको वीडियो में आगे समझ आती जाएगी। एलिसाइक्लिक को फर्दर हम डिवाइड नहीं करते, हेट्रोसाइक्लिक वाले एलिसाइक्लिक को, क्योंकि सिर्फ इसकी एग्जांपल ही डिस्कस करूंगा, बुक में सिर्फ इसकी एग्जांपल्स ही हैं, फर्दर डिवीजन इसकी बताई नहीं गई। लेकिन
यहाँ होमोसाइक्लिक से रिलेटेड है थोड़ी बहुत डिस्कशन बुक में, तो इसीलिए हम इसको दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में। तो जो मैंने गलती की थी मैं अब फिर उसके लिए सॉरी कर रहा हूँ और फिर भी बता रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हेट्रोसाइक्लिक का जो एरोमेटिक फर्दर सब डिविजन थी उसमें मैं सिर्फ नॉन बेंजोनाइड है, बेंजोनाइड नहीं होते। और नॉन बेंजोनाइड क्या है और बेंजोनाइड क्या है वो भी आपको पता भी चल जाएगा। और एरोमेटिक जो होमोसाइक्लिक का है वो फर्दर दो में डिवाइड हो सकता है, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में। लेजर मैं आपको पॉइंटर के तौर पे शो कर रहा हूँ, जो पिछली वीडियो में भी नहीं किया था उसके लिए भी माफी चाहते हैं। एलिसाइक्लिक जो आपका होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक होगा वो फर्दर 3 में डिवाइड होगा, और कहीं चेंजेस नहीं की मैंने इस डायग्राम में, खासतौर पे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ मैंने एरोमेटिक में चेंज करवाया है। ये नॉन बेंजोनाइड ही होता है, इसका फर्दर सब डिविजन आपको इसमें बेंजोनाइड नहीं मिलेगा। एलिसाइक्लिक जो होमोसाइक्लिक है उसमें आपको साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन मैंने वहां भी लिखवाए थे, यहाँ भी हैं। तो ये थे मैं फिर बता रहा हूँ कि ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिविजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था ओपन चेन और एक था क्लोज चेन। तो क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहते हैं, तो मैं ये साइक्लिक की डिवीजन कर रहा हूँ। ओपन चेन की डिवीजन अभी मैं फर्दर करूंगा। ओपन चेन को जो मैंने डिवाइड किया था उधर, अगर आपको याद हो, मैंने डिवाइड किया था स्ट्रेट और ब्रांच में, और ब्रांच और स्ट्रेट दोनों को मैंने हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव में डिवाइड किया था। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास तो फ्लो चार्ट होना चाहिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है, एक बार आपको समझ आ जाती है, बहुत सारे कंपाउंड के आप डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये भी समझ आ जाए, काफी चैप्टरों का जो कंक्लूजन है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन। तो होमोसाइक्लिक वो है हमारे पास जिसमें वो कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। होमो का मतलब ही होता है आपके पास सेम। तो होमोसाइक्लिक में आपके पास होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक मतलब वो कंपाउंड जिसमें आपके पास रिंग हो, लेकिन सारा का सारा रिंग किसका बनाओ, कार्बन का बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड है। अगर रिंग में कार्बन है सिर्फ, वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। अगर रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। होमोसाइक्लिक की जो फर्दर पार्ट्स थे जो भी मैंने डिवाइड किए, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, पहला डिवीजन जो उसका। तो एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक में आपके पास वो कंपाउंड जिसमें जाहिर बात है कार्बन का रिंग तो होगा, लेकिन कार्बन के रिंग में आपको सैचुरेटेड भी मिलेंगे और अनसैचुरेटेड भी मिलेंगे। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में मिलेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मिलेगा, लेकिन वहां आपको एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं मिलेगा। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है मैं डिफाइन करता हूं, पहले आपको एलिसाइक्लिक समझाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है एलिसाइक्लिक की, ये एक एग्जांपल नहीं बल्कि 4 एग्जांपल हैं। आप देखिए साइक्लोप्रोपेन है, यानी प्रोपेन कहते हैं, प्रोप कहते हैं 3 को। नेमिंग हम याद कराएंगे आपको, वक्त के साथ साथ याद होती जाएगी, लेकिन अभी चूंकि मैं कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करा रहा हूँ तो सिर्फ इन पे फोकस कीजिए जिन पे मेरी डिफरेंशिएशन पे कंसर्न है हमारा। ये देखिए 3 कार्बन है और रिंग है, तो साइक्लो का लफ्ज यूज करते हैं साइक्लोप्रोपेन, और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए इनको कहते हैं ये हमारे पास सैचुरेटेड है। और इसी तरह ये भी सैचुरेटेड है, सिंगल सिंगल बॉन्डेड ही है, रिंग ही है, और रिंग में कार्बन कार्बन ही आपको दिख रहा है। 4 का रिंग है, फिर 5 का रिंग है, और इसी तरह 6 का रिंग है। तो 4 के रिंग को कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपके पास एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक उनको कहते हैं, इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक उनको कहते हैं जिसमें आपको कंजुगेशन ना दिख रही हो, जिसमें आपको एरोमेटिक कैरेक्टर ना दिख रहा हो, जिसमें आपको सिंगल डबल बॉन्ड तो दिख रहे हो लेकिन वहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो। और एरोमेटिक कैरेक्टर पे डिस्कशन होगी, जो अगला एग्जांपल हम देंगे तो अगली एरोमेटिक की डिस्कशन होगी। तो यहाँ भी आपको एलिसाइक्लिक की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन एलिसाइक्लिक की उन एग्जांपल्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है जिसमें आपको अनसैचुरेशन दिखेगी, और अनसैचुरेशन में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली एग्जांपल भी दिख रही है। तो एलिसाइक्लिक में आपको मैंने जो डिवीजन की हुई थी पिछली क्लासिफिकेशन में कि साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन आपको एलिसाइक्लिक में देख सकते हैं। तो ये जो 4 एग्जांपल हैं
ये साइक्लोअल्कीन की हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ ANE पे एंडिंग हो रही है, ANE पे एंडिंग हो रही है, ANE पे एंडिंग हो रही है, ANE पे एंडिंग हो रही है। इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन, तो इनको हम कहेंगे साइक्लोअल्केन है। साइक्लोहेक्सेन फिर साइक्लोअल्केन है। लेकिन अगर आप साइक्लोपेंटीन की यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोअल्कीन की एग्जांपल है। और यहाँ आपको साइक्लोपेंटाइन दिख रहा है जहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो एलिसाइक्लिक के जो 3 फर्दर पार्ट्स थे, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्काइन और साइक्लोअल्कीन, यहाँ मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको शो करा दी हैं। और फर्दर इवन ये भी हो सकता है कि आपके पास साइक्लोअल्कीन हो और साथ में ब्रांचेस भी अटैच हो, तो ये भी आपके एलिसाइक्लिक में होंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड भी है रिंग में। कभी आपको कार्बन शो हो रहे होंगे, जहां आपको कार्बन शो हो रहे होते हैं और बॉन्ड भी शो हो रहे होते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ये बॉन्ड नोटेशन है जहां आपको कार्बन नहीं दिख रहे, आपको जहां एंगल दिख रहा होता है उस एंगल पे कार्बन मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 पे कार्बन है, 2 पे भी कार्बन है, 3 पे भी कार्बन है, 4 पे भी कार्बन है। तो जहां ना दिख रहे हो और एंगल हो वहां कार्बन मौजूद होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इससे दिख रहा है कि ये कंपाउंड साइक्लोअल्कीन में कंसिडर किया जाएगा। एलिसाइक्लिक होगा, लेकिन एलिसाइक्लिक का फर्दर सब डिवीजन साइक्लोअल्कीन, और साइक्लोअल्कीन में ये सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रिंग में ढूंढना है। अगर सिंगल बॉन्डेड है रिंग सारा का सारा तो साइक्लोअल्केन है, एलिसाइक्लिक का वो टाइप है साइक्लोअल्केन। और अगर डबल बॉन्डेड है तो एलिसाइक्लिक का टाइप है ये फर्दर आपके पास साइक्लोअल्कीन का। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो एलिसाइक्लिक का फर्दर पार्ट है साइक्लोअल्काइन का। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक को, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया किसको, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक को। तो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक में सबसे पहले आपको एरोमेटिक ढूंढना है कि एरोमेटिक किसे कहते हैं। तो एरोमेटिक को समझने के लिए सबसे पहले एरोमेटिक का जो कैरेक्टर होता है वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, जो साइक्लिक होते हैं उनके लिए साइक्लिक होना जरूरी है। दूसरा, उसको प्लेनर होना जरूरी है। वो कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी दिखाएगा, जो एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाएगा, उसका प्लेनर होना जरूरी है। प्लेनर का मतलब है वो कंपाउंड 2D होगा या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उस कंपाउंड में। और आपने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी हुई है कंपाउंड में, आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ आती, तो ऑलरेडी मैंने हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है फर्स्ट ईयर की, आप वो जरूर देखिए। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहाँ हमें मैकेनिज्म में हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक के थ्रू बताना ज़रूरी होता है कि कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी बहुत सारे मैकेनिज्म में आपको अपना आप वीक दिखेगा। तो मैं यही रेफर करूँगा कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है फिर तो ठीक है, नहीं आती तो आप ज़रूर उस हाइब्रिडाइजेशन की तरफ अपने आप को, यानी उस हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो को देखिए। तो प्लेनर होना जरूरी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है कि कंजुगेटेड होना जरूरी है। कंजुगेटेड कहते हैं कि डबल, सिंगल, डबल, आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हो, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में बेंजीन में आप देखें कि डबल बॉन्ड है आपके पास, फिर सिंगल, फिर डबल है, और फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड है। तो इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन भी। डीलोकलाइजेशन के ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुकने वाले नहीं है, बल्कि ये मूवमेंट करते जाएंगे। और आपने देखा होगा कभी कभी बेंजीन के बीच में, यानी रिंग के बीच में कभी कभी सर्कल भी ड्रॉ कर दिया जाता है बेंजीन में। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो पाए वाले इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह रुकते नहीं है, बल्कि ये डीलोकलाइज है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को कहा जाता है लोकलाइज बॉन्ड, वो अपनी जगह ही रहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करते। लेकिन ये पाए वाले इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। कंजुगेशन होती है इसमें कि मतलब ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं और ये वीकली बॉन्डेड होते हैं। तो इसीलिए एरोमेटिसिटी के लिए डीलोकलाइजेशन और कंजुगेशन होना जरूरी है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हकल रूल अप्लाई होगा। हकल रूल इसको कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बेंजीन पे अप्लाई करता हूँ कि n की वैल्यू बेंजीन के लिए 1 है, तो आप देखेंगे कि जब आप 4n में 1 की वैल्यू डाल देंगे तो 4+2 आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अगर आप 2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, तो 4 × 2 8+2, या आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 सॉरी 4 × 2 8+2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कंपाउंड्स जिसमें आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 6 हों या 10 हों, तो वो आपके पास, या इस तरह आगे चलते जाएं, 3 वैल्यू पुट करें, 4 की वैल्यू पुट करें, इससे आगे आपके पास आता भी नहीं है, 3 तक ही आ जाता है। तो वो कंपाउंड्स जिसमें आप वैल्यू पुट करें और 6
के पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हों वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए आपके पास हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप पता लगाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि साइक्लिक होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है, कंजुगेटेड होना यानी डीलोकलाइजेशन, उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकते हो और हक्कल रूल अप्लाई हो सकता हो। एरोमेटिक कंपाउंड को मैंने 2 में डिवाइड किया था, आपको याद होगा, बेंजोनाइड, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक को बेंजोनाइड में और नॉन बेंजोनाइड में। बेंजोनाइड वो होंगे जिसमें आपको या बेंजीन एटलीस्ट दिख रहा हो, बेंजीन के फर्दर डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं और एटलीस्ट एक रिंग आपका बेंजीन का हो। तो यहाँ जो डेफिनेशन है कि 1 or more fused or isolated benzene ring as well as their derivatives। फ्यूज का मतलब, अच्छा आइसोलेटेड पहले समझा देता हूँ, ये बेंजीन अकेला ही है तो ये आइसोलेटेड है। यहाँ भी बेंजीन अकेला रिंग में पड़ा हुआ है, उसके डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड फॉर्म में हो या उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो। तो बेंजीन अकेला आइसोलेटेड या फिर फर्दर उसका डेरिवेटिव। तो ये आपके पास टॉलिन जो दिख रहा है ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, लेकिन बेंजीन इसमें मौजूद है, तो इनको कहते हैं बेंजोनाइड, यानी एरोमेटिक होमोसाइक्लिक बेंजोनाइड इन्हें कहा जाता है, जिसमें एटलीस्ट बेंजीन मौजूद है। और या कभी कभी बेंजीन फ्यूज फॉर्म में होगा कि खुद भी एक रिंग होगा और उसके साथ फर्दर भी कोई रिंग फॉर्म में मौजूद होगा। तो यहाँ इसको आप कहेंगे फ्यूज्ड फॉर्म है बेंजोनाइड का, ये आपके पास आइसोलेटेड है और ये डेरिवेटिव फॉर्म है। यहाँ बेंजीन में नेक्स्ट एग्जांपल नेफ्थलीन में आपके पास ये फ्यूज फॉर्म में, बायफिनाइल में भी आपके पास फ्यूज फॉर्म में, और ये ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन, ये नाम आपको याद होते जाएंगे। अगर अभी आप लिख के रट्टा मार के याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नाम ये कॉमन नेम है और कॉमन नेम को रट्टा ही किया जा सकता है, कोई और क्राइटेरिया नहीं है। एंथ्रासीन आपको यहाँ 3 रिंग फ्यूज होते हुए दिख रहे होंगे, तो ये फ्यूज फॉर्म है बेंजोनाइड है, क्योंकि यहाँ बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। एटलीस्ट एक बेंजीन होना जरूरी है, तीनों बेंजीन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर एटलीस्ट एक रिंग में यानी फ्यूज रिंग में एटलीस्ट एक हो आपके पास बेंजीन, तो बेंजोनाइड में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह फेनेंथ्रीन है, और फिर फर्दर डेरिवेटिव में आपके पास फिनोल है। कि आप देखें आपके पास, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ OH है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक में, तो OH हो या NH2 से कोई डिफरेंट नहीं है। कौन सा हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं कि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है, कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब आ जाते हैं, जिसमें अगर कार्बन के अलावा भी आपको एलिमेंट हो, लेकिन एटलीस्ट आपको रिंग में, होमोसाइक्लिक में रिंग में आपके पास कार्बन नहीं होना जरूरी। तो अगर आप देखें रिंग में, तो रिंग में मैंने कहा था कि आपके पास जब एंगल होंगे तो आप एंगल्स को समझिएगा कि वो एंगल कार्बन है। तो आपके पास ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो जहाँ अगर रिंग में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, सिर्फ एंगल्स दिए हो, इसका मतलब वो कार्बन ही है। तो आपके पास फिनोल, एनालीन, बेंजोइक एसिड, रिंग के बाहर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन रिंग के अंदर आपको कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं दिख रहा। इसी तरह बेंजामाइड है, इसी तरह बेंजल्डिहाइड है, अल्काइल बेंजोएट है, बेंजोनाइट्राइल है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो ये सब की सब डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की एग्जांपल, क्योंकि बेंजीन है और फर्दर उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ये बेंजोनाइड में कंसीडर की जाएंगे, क्योंकि बेंजीन की रिंग आपको मिल रही है। ये जो एग्जांपल है नॉन बेंजोनाइड की, तो यहाँ आपको कोई भी बेंजीन की रिंग नहीं दिख रही होगी। आपको शायद ये दिख रहा होगा कि ये तो ऑलमोस्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। कैसे कि आप यहाँ देखें तो बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में आपको 6 एंगल्स दिखेंगे, यानी 6 कार्बन दिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आप इस कंपाउंड को देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपको 7 का एंगल वाला रिंग कार्बन दिख रहा है, यानी 7 एंगल्स हैं आपके पास और रिंग बनी हुई है 7 एंगल्स की, यानी 7 कार्बन की। तो बेंजीन जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है और उसमें कंजुगेशन होती है डबल सिंगल डबल अल्टरनेट। यहाँ आपको डबल सिंगल डबल सिंगल डबल तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद 2 बॉन्ड्स जो हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, फ्री दिख रहे हैं कि वहाँ आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है और प्लस भी चार्ज दिख रहा है, तो ये बेंजीन नहीं है। इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन बेंजीन रिंग या नॉन बेंजोनाइड कहा जाता है। ये आपके पास 5 का रिंग दिख रहा है, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ माइनस जो है इलेक्ट्रॉन
वो और डबल, सिंगल, डबल, अगर आप ये माइनस को भी गिनेंगे इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो वो होना वो एरोमेटिसिटी के लिए होना ज़रूरी है। कैसे कि माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, वो भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। माइनस अपने आप को यहाँ पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देंगे और ये पाई बॉन्ड अपने आप को नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर देगा। ये आपको फर्दर आगे समझ आएगी जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ और क्लेरिफाई करवा रहा हूँ कि जहाँ माइनस लिखा होता है वो भी डीलोकलाइज हो सकता है और जहाँ प्लस लिखा होता है वो भी डीलोकलाइज हो सकता है। और इसमें भी आप देखें तो 1, 2, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 1, 2 और ये लॉन पेयर जो एक मौजूद है नेगेटिव की फॉर्म में, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला हमने यहाँ पढ़ा था कि उसको हम एरोमेटिक कैरेक्टर में कंसिडर करते हैं। हाँ, इसको हम नॉन बेंजोनाइड कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ बेंजीन मौजूद नहीं है। एजोलीन में भी आप देखें तो यहाँ आपके पास बेंजीन कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए इनको नॉन बेंजोनाइड कहा जाता है। एरोमेटिक हैं दोनों, बेंजोनाइड भी एरोमेटिक हैं, नॉन बेंजोनाइड भी एरोमेटिक हैं, लेकिन नॉन बेंजोनाइड में आपको बेंजीन नहीं दिख रहा और बेंजोनाइड एरोमेटिक में आपको बेंजीन दिख रहा है। अब हेट्रोसाइक्लिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको कार्बन के अलावा भी कोई डिफरेंट एलिमेंट रिंग में दिखे, तो वो हमें क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मैंने डिवाइड किया था हेट्रोसाइक्लिक को 2 पार्ट में, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो एलिसाइक्लिक कौन से होंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट आपको टू डिफरेंट एटम्स दिखें लेकिन बगैर एरोमेटिसिटी के, मतलब वहाँ आपको हक्कल रूल अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स दिखेंगे रिंग में और कोई एरोमेटिसिटी नहीं होगी, इसीलिए उसे हम कहेंगे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। तो ये एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक से इस तरह डिफरेंट है कि आपको रिंग में कोई डिफरेंट एटम दिख रहा होगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है। आपको एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में, पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में आपको रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन दिखते थे। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में आपको कार्बन कार्बन के अलावा यहाँ ऑक्सीजन भी दिख रहा है, जैसे ये ऑक्सीडेन एग्जांपल है। यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिखी हुई हैं ऑक्सीटेन, यहाँ भी आपको रिंग में मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, फिर यहाँ सल्फर दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। आपको अनसेचुरेशन भी दिख रही है और सैचुरेशन भी दिख रही है। सैचुरेशन में आपको सिंगल बॉन्डेड दिख रहे हैं, यहाँ आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन वो काफी अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में आप डबल बॉन्ड की एग्जांपल याद रखें। और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक को होमोसाइक्लिक से कैसे डिफरेंट करेंगे कि आपको यहाँ रिंग में कार्बन के अलावा डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे या एटम्स मिलेंगे। तो यहाँ कार्बन के अलावा आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ये हो गया। और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक को हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको यहाँ कोई भी डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर नहीं दिख रहा, बल्कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा बेचारे को, तो उसे हम कहेंगे कि यार एक डबल बॉन्ड जो है वो आपको हक्कल रूल अप्लाई करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जहाँ हक्कल रूल अप्लाई नहीं होगा और डिफरेंट एटम्स होंगे और रिंग भी होगा, तो आपको उन्हें एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में कंसिडर करना पड़ेगा। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में आपको एटलीस्ट एक एरोमेटिक कैरेक्टर दिखेगा और वहाँ डिफरेंट एटम जरूर होंगे। जैसे यहाँ आप देखें कि फ्यूरॉन, आपने ऑलरेडी शायद बच्चों ने, जो बायो वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हुआ हो तो ठीक है, फिर भी हम यहाँ बताते हैं कि आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल है और ऑक्सीजन पे एक लॉन पेयर भी है। तो जैसे नेगेटिव पार्ट एरोमेटिक कैरेक्टर में हिस्सा ले सकता है, वैसे लॉन पेयर भी एरोमेटिक कैरेक्टर में आपको यानी एरोमेटिसिटी दे सकते हैं। तो ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर है वो कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन कर सकता है। तो ऑक्सीजन का एक लॉन पेयर आप गिने तो एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर ही है, मेरी मानिए इस वक्त, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही होगी कि प्लेनर स्ट्रक्चर है या नहीं है, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। ये वक्त के साथ साथ आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ आती जाएगी। तो प्लेनर भी है ये कंपाउंड, साइक्लिक भी है ये कंपाउंड, वो तो आपको दिख ही रहा है। और इलेक्ट्रॉन में आपको गिना रहा हूँ कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 4, और एक ऑक्सीजन पे लॉन पेयर, तो लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ हक्कल रूल में मैंने बताया था कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। लेकिन चूंकि ये एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक नहीं है। क्यों होमोसाइक्लिक नहीं है? क्योंकि यहाँ सारे रिंग में कार्बन नहीं है, बल्कि यहाँ आपको डिफरेंट एटम भी दिख रहे हैं, तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है। ये पायरिडीन की एग्जांपल भी एरोमेटिक
हेट्रोसाइक्लिक में, क्योंकि नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरह अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन के पास भी तो लॉन पेयर मौजूद होगा या सल्फर के पास भी लॉन पेयर मौजूद होगा। तो अगर लॉन पेयर मौजूद है और आपके पास ऑलरेडी रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी आ चुकी है, तो लॉन पेयर भूल जाइए। आप सिर्फ उस 6 के करैक्टर को देखिए कि आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, तो वही पाई बॉन्ड क्या कर रहे होंगे, कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन पूरी कर रहे होंगे, हकल रूल पूरा कर रहे होंगे। तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर को जाने दीजिए। और इसी तरह सल्फर के पास यहाँ लॉन पेयर है, तो ये भी हकल रूल, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड और 1 लॉन पेयर, वो हकल रूल को अप्लाई कर सकता है। थायोफीन, थायो का लफ्ज जहाँ भी आएगा आप सल्फर को याद रखिएगा, थायो सल्फर के लिए यूज होता है। पायरोल, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर मौजूद है, डबल सिंगल डबल और 1 लॉन पेयर नाइट्रोजन का, तो ये भी हकल रूल अप्लाई कर सकता है। और ये सारी एग्जांपल हमारे पास एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक की है, क्योंकि एटलीस्ट एक डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहा है। ये मैंने वो कंपाउंड्स उठाए हैं जो मुझे पता है कि यार बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हेट्रोसाइक्लिक के, और नेट पे तो आपको हजारों मिल जाएंगे, बल्कि बिलियंस मिल जाएंगे। लेकिन वो कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक के मैंने उठाए हैं कि जो मुझे पता है कि यार ये किसी न किसी टेस्ट में आते हैं, तो एटलीस्ट इनको आप याद कर लीजिए, फायदा होगा। आज आप याद करेंगे तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम से हट जाएंगे। और कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम होते हैं स्पेसिफिक, जो बुक में यूज किए होते हैं, बाद में जाके आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पहले याद कर ली साइक्लिक कंपाउंड की, और हेट्रोसाइक्लिक की कंपाउंड है, जैसे साइक्लिक ईथर, जो अभी आपने, ये साइक्लिक ईथर है, आप इसको देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कार्बन वाला बॉन्ड है, तो ये साइक्लिक ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इनको एपॉक्साइड्स कहा जाता है, ऑक्सीरेंस भी कहते हैं इन्हें, तो ये आपको पता हो, एपॉक्साइड्स। और इसी तरह साइक्लिक एस्टर्स आप लोग ढूंढिएगा नेट पे, उनको लैक्टोन्स कहते हैं। और इसी तरह साइक्लिक अमाइड्स आप लोग ढूंढिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, उनको लैक्टम्स कहते हैं। ये बुक में आपके नाम लिखे हुए हैं, तो मैं डिफरेंट चैप्टरों से वो कंक्लूजन ला के यहाँ दिखा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ लिखा हुआ भी हो, जब वहाँ डिस्कस होगा एक लफ्ज ही डिस्कस होगा एमसीक्यूज के लिए, यहाँ आपको याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइक्लिक एस्टर्स को लैक्टोन्स और साइक्लिक अमाइड्स को लैक्टम्स कहते हैं। और ये डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल्स मैंने यहाँ रखी हुई। क्विनोलिन आपने नाम सुना होगा इससे पहले, पायरिडीन का नाम सुना होगा, पायराजीन का नहीं सुना होगा, पायरिमिडीन का नाम सुना होगा, जो बायो वाले हैं। एटलीस्ट उन्होंने थोड़े बहुत नाम सुने होते हैं, इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्यूरिन भी नाम सुना होगा उन्होंने। तो ये हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपने अपने साथ याद रखनी है। अब आपने देखा कि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने ओपन चेन और क्लोज चेन में डिवाइड किया था। और ओपन चेन की क्लासिफिकेशन मैंने स्ट्रेट चेन और ब्रांच में की थी। वहां मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया था, हाइड्रोकार्बन को नहीं। पहली वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने गलतियां की थी। तो मैं इस पॉइंट पे अब आ रहा हूँ कि अब हाइड्रोकार्बन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो जो ओपन चेन वाली क्लासिफिकेशन है, वो हाइड्रोकार्बन की ही क्लासिफिकेशन है। तो इसीलिए आप हाइड्रोकार्बन को ओपन चेन और क्लोज चेन में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी आपको क्लोज चेन वाले कंपाउंड मिलेंगे। वहां मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता था क्योंकि लेंथी टॉपिक बन जाता और कंफ्यूजन हो सकती थी। तो यहाँ अब चूंकि हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ मैं अब आसानी से आपको समझा सकता हूँ कि हाइड्रोकार्बन को हम ओपन चेन में भी डिवाइड कर सकते हैं और क्लोज चेन में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक, फर्दर एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ अभी स्टार्टिंग में आपको। तो यहाँ ये वाली जो डिस्कशन है अब मैं फर्दर नहीं करूंगा कि क्लोज चेन आपके पास होमोसाइक्लिक में फर्दर डिवाइड होता है। हेट्रोसाइक्लिक हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हेट्रोसाइक्लिक कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन तो वो कंपाउंड होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिखें। तो होमोसाइक्लिक में तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे थे, रिंग में सिर्फ आपके पास कार्बन होता था, कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता था। सॉरी, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आपके पास मौजूद नहीं होता था। तो हाइड्रोकार्बन में हम क्लोज चेन वाले होमोसाइक्लिक डिस्कस कर सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक डिस्कस नहीं कर सकते। फिर मैं फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट पे कि हाइड्रोकार्बन में मैं हेट्रोसाइक्लिक को डिस्कस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ उसमें डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन में मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए हम हेट्रोसाइक्लिक की डिस्कशन हाइड्रोकार्बन में नहीं करेंगे और होमोसाइक्लिक की करेंगे, क्योंकि ये सारों में आपके पास जो बेंजीन वाले कंपाउंड थे, यानी बेंजोनाइट थे, नॉन बेंजोनाइट थे। नॉन बेंजोनाइट को एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ एलिसाइक्लिक नाम नहीं लिखा हुआ,
तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम नॉन बेंजोनाइड है। साइक्लोअल्कीन आपने पढ़ा, साइक्लोअल्कीन आपने पढ़ा, साइक्लोअल्काइन आपने पढ़ा। आपको नामों से ही पता चल रहा होगा कि साइक्लोअल्कीन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, साइक्लोअल्कीन में भी कार्बन हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड, साइक्लोअल्काइन में भी कार्बन हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये आपको पता हो कि एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन में क्लोज चेन भी आ सकते हैं। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, और ब्रांच चेन में फिर आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों मिलेंगे। स्ट्रेट चेन में भी आपको अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन मिलेंगे, और ब्रांच में भी आपको अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन मिलेंगे। इसमें मैंने इसके साथ अटैचमेंट नहीं शो की हुई, तो ये भी आपको याद रखनी होगी कि ब्रांच चेन में भी आपको अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन मिलेंगे, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपको ब्रांच फॉर्म में मिलेंगे और आपको स्ट्रेट फॉर्म में भी मिलेंगे। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। असल जहाँ क्लासिफिकेशन या डिवीजन होनी थी हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मैंने डिवाइड किया है। एक क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डबल और सिंगल बॉन्ड, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको पूछता है कि क्लासिफाई करें हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और कभी कभी वो आपको कहता है क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन इन डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं वो भी आप देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, तो हाइड्रोकार्बन जब ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड होगा तो फिर आप कहेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड में आपके पास साइक्लो अल्केन और अल्केन हो सकता है, क्योंकि अल्केन में भी आपके पास सिंगल बॉन्डेड होंगे, यानी आपके पास जब स्ट्रेट चेन होता है या ब्रांच चेन हो तो उस वक्त भी आपके पास अल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। और साइक्लो अल्केन में भी आपने जब रिंग देखा था, मैंने वहाँ एग्जांपल्स दी थी, तो आपके पास सिंगल बॉन्डेड ही साइक्लो अल्केन थे, तो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में आपको डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड देखेंगे या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आपके पास हो, तो वो अनसैचुरेटेड में हो, चाहे वो रिंग हो और चाहे वो रिंग के बगैर हो। तो साइक्लो अल्कीन की एग्जांपल मैंने दी थी अभी, साइक्लो अल्काइन की भी एग्जांपल मैंने दी थी वहाँ, और वहाँ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी था, डबल बॉन्ड भी था, और नॉर्मल अल्काइन भी हो सकते हैं, नॉर्मल अल्कीन भी हो सकते हैं। तो ये जो डिवीजन मैंने हाइड्रोकार्बन की है, ये मैंने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड की है। इससे पीछे वाली मैंने ऑन द बेसिस ऑफ जब इसी से बिल्कुल अटैच्ड पीछे वाली स्लाइड थी, उसमें मैंने ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। एक बार मैंने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, एक बार मैंने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन के, चूंकि आपको याद होगा जब मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव लिखा था, चूंकि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो फ्लो चार्ट होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन के फर्दर डेरिवेटिव्स क्या हैं वो तो मैडम ने आपको बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी करवा दी है। जो पॉइंट्स वहाँ मुझे दिख रहा था कि रह गए, ये जनरल फार्मूलाज और इनके नाम वहाँ कुछ ना कुछ के नाम आपको बता दिए थे। हेलो अल्केन, यानी अल्काइल हैलाइड को हेलो अल्कीन कहते हैं। अब ये इसके डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि अल्कीन से ही हम फर्दर डिवाइड निकालते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को, जिस तरह अल्काइल हैलाइड्स, अल्कानोन यानी कीटोन वगैरह, एल्डिहाइड वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, ये सब के सब फर्दर डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के। तो ये फॉर्मूलाज कुछ के तो उन्होंने बता दिए थे, कुछ के जिनके रह गए थे वो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो बहुत सारे चैप्टरों का एक साथ ही आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे, आपको चैप्टर में ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये जनरल फॉर्मूला आपने अपने साथ याद रखने और इनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो एटलीस्ट 10 मेंबर आपको हर एक कंपाउंड के पता होने चाहिए। कि जैसे मैं यहाँ एंड में 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, C1H2N1 प्लस X अगर हो जाए तो आपके पास बन जाएगा C1 होगा, H3 हो जाएगा X, तो CH3X आपके पास पहला मिथाइल हैलाइड या उसको हम कहते हैं हेलो मीथेन, ये आपके पास पहला मेंबर बनेगा। इसी तरह आप वैल्यूज पुट करते जाइए तो आपके पास अगला डेरिवेटिव आएगा। ये इसका पहला जनरल फॉर्मूला है अल्काइल हैलाइड का। इसी तरह अल्कोहल के 2 जनरल फॉर्मूला टेस्ट में आ जाते हैं, हमेशा जनरल फॉर्मूला आ जाते हैं। तो CnH2n+1 OH भी हो सकता है और CnH2n+2 भी हो सकता है। और आपको इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए कि RX अल्काइल हैलाइड के लिए और ROH अल्कोहल के लिए यूज होता है। और अल्कोहल को अल्कानोल कहते हैं, अल्काइल हैलाइड को हेलो अल्कीन भी कहते हैं। और N की वैल्यू पुट कर दीजिए इन दोनों में तो आपको नया मेंबर मिलता जाएगा अल्कोहल का। इसी तरह ईथर का ROR जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ईथर को अल्कोक्सी अल्कोहल कहते हैं और ये उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2N2O। और मैं इन पे इतना टाइम इसलिए नहीं लगा रहा, उसकी वजह ये कि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए लेकिन जनरल फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हुए। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, मैडम ने आपको समझाया था C+O ग्रुप हो। मेरा काम यहाँ सिर्फ आपको जनरल फॉर्मूला समझाना है। एल्डिहाइड को अल्कानल कहते हैं, ये भी आपको पता हो, हमेशा पूछा जाता है।
CnH2nO ये जनरल फॉर्मूला है, इसी तरह CnH2n+1 into CHO जनरल फॉर्मूला है। ये दोनों डिफरेंट तरीकों से MCQs में पूछा जाता है, तो मैंने दोनों तरीके से लिखा है। वैल्यूज ऊपर वाले में n = 1 से स्टार्ट होती है, नीचे वाले में 0 से स्टार्ट होती है। तो आप वैल्यूज पुट करें, नया नया कंपाउंड आपको मिलता जाएगा। आपने सिर्फ 10 तक वैल्यू पुट करनी है और कंपाउंड्स आप निकालते जाइए। कीटोन को अल्कानोन कहते हैं, जनरल फॉर्मूला, और ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन, और ये आपके पास जनरल फॉर्मूला CnH2nO जो बिल्कुल एल्डिहाइड का ही फॉर्मूला है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं, आपको पता चलते भी जाएंगे, लेकिन इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है n = 3 से। और क्यों होती है ये आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो बीच में आ सकता है। कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन होंगे तो तभी कीटोन बन सकेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन हुए तो फिर तो एल्डिहाइड होगा, एक तरफ भी हाइड्रोजन हुआ तब भी एल्डिहाइड होगा। तो जब 3 कार्बन होंगे तब आपको कीटोन मिल सकेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कानोइक एसिड कहते हैं, जनरल फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन COOH है। दो डिफरेंट तरीकों से जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। ऊपर वाले के लिए n = 0 से स्टार्ट कीजिएगा और नीचे वाले के लिए n = 1 से स्टार्ट कीजिएगा। इसी तरह एसाइल हैलाइड्स हैं। अब ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इस पेज पे या इस स्लाइड पे जो होंगे वो सारे फर्दर डेरिवेटिव होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो मैंने एक साथ ही लिखे हुए हैं, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड्स। तो मैं यहाँ इतनी ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा, मैडम ने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है। मैं सिर्फ जनरल फॉर्मूला लाने के लिए कर रहा था कि आपको जनरल फॉर्मूला पता हो और आपको ये नाम पता हो कि एसाइल हैलाइड का दूसरा नाम अल्कन ऑयल हैलाइड भी कहा जाता है, यानी अल्कनॉयल हैलाइड आप एक साथ कह सकते हैं। इसी तरह एनहाइड्राइड को अल्कनोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है। और आपको जनरल फॉर्मूला पता हो CnH2nCOX, क्योंकि COX यहाँ है, पीछे R के लिए सिर्फ CnH2n यूज किया जाता है। इसी तरह ये थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद करने के लिए भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये CO तो यहाँ आपके बीच में मिल ही रहा है। इस R और इस R को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ CnH2n और यहाँ CnH2n साइड पे लगा दिया जाता है। n की वैल्यू आप पुट करते जाएं, आपको नया एनहाइड्राइड मिलता जाएगा। अमाइड्स में CnH2nCO और Nr2 जनरल फंक्शनल ग्रुप है, तो Nr2 इसी तरह रहेगा। R के लिए CnH2n यूज किया जाता है और अमाइड्स को अल्कानामाइड्स भी कहा जाता है, ये आपको पता हो। n = 1 2 3 हो सकते हैं और आगे 10 तक और बिलियंस तक भी जा सकते हैं। नाइट्राइल्स का जनरल फॉर्मूला CnH2nCn है, उसकी रिप्रेजेंटेशन RCN है। और अल्केनो नाइट्राइल भी कहा जाता है और अल्का नाइट्राइल भी कहा जाता है, अल्केन नाइट्राइल। आपको एक पॉइंट जो मैं यहाँ सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, देखें, अल्केन आप यूज नहीं कर सकते, यानी अल्केन ऑयल हैलाइड नहीं यूज कर सकते। आयोपेक नेमिंग में कुछ रूल यूज किए जाते हैं कि जब आपकी एंडिंग ऐसे हो रही हो कि एंडिंग यहाँ ई पे हो रही थी और स्टार्टिंग अब नए फंक्शनल ग्रुप की ओ से हो रही थी, मतलब वॉवल्स A-E-I-O-U आ जाए और साथ में Y भी आ जाए। आप Y भी केमिस्ट्री में वॉवल कंसिडर कर लीजिए कि जब एंडिंग आपकी किसी वॉवल पे हो रही हो, स्टार्टिंग भी आपकी किसी वॉवल पे हो रही हो, तो जो एंड वाला था यानी अल्केन का ई था वो आप खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वॉवल को आप साथ में ऐड कर देंगे। तो मैं अब यहाँ नहीं लिख सकता था अल्केन ऑयल हैलाइड, अब हम लिखेंगे अल्केन ऑयल हैलाइड, और हमसे पढ़ेंगे भी ऐसे अल्कन ऑयल हैलाइड। इसी तरह यहाँ भी देखिए अल्केन में ई नहीं लिख सकता था, अल्केनोइक एसिड क्योंकि ओ आ रहा था इसीलिए इसको खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह ए आ रहा है, अल्केन ई नहीं लिखा जा सकता तो अल्केनामाइड। इसी तरह ओ आ रहा है तो अल्केन पूरा नहीं लिखा जा सकता, ई हटा दिया जाता है, अल्केनो नाइट्राइल यानी अल्केनो नाइट्राइल। और इसी तरह अल्केन यहाँ आई आ रहा था AEI, तो इसीलिए अल्केन नाइट्राइल कंसिडर किया जा रहा है। तो ये आपको पता हो कि जहाँ वॉवल्स आ रहे होते हैं नॉमेनक्लेचर में बड़ी जगह आएंगे, तो वहाँ आपको पता हो कि जब एंडिंग ऐसी हो रही हो कि वॉवल आता हो, स्टार्टिंग भी ऐसी हो रही हो कि वॉवल आ रहा हो, तो स्टार्टिंग नेक्स्ट वाले वॉवल को कंसिडर किया जाएगा और एंडिंग यानी अल्केन के ई को या अल्काइन के ई को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये आपको पता होना ज़रूरी है और जनरल फार्मूलाज आपको पता हो। और ये सब के सब जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जा सकते हैं। ये एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, अमाइड्स, नाइट्राइल, इन पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि हमारा जो टॉपिक होगा अगला जिसको मैं बोर्ड पे कराऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा
उसका रूट बता रहा हूँ कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर में किन किन टर्म्स को आपको एटलीस्ट याद हो, कल तक आप याद कर सके। जब मैं फ्राइडे को आपको नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कराऊंगा तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट याद हो, ताकि मुझे ही प्रॉब्लम ना हो समझाने में। एटलीस्ट आप इस पे जरूर फोकस कीजिएगा इस वाली वीडियो पे, यहाँ इन पॉइंट्स पे। देखें, एक होता है ट्राइबल नेम, एक होता है कॉमन नेम। सॉरी, ट्राइबल और कॉमन नेम एक ही को कहा जाता है। पुराने नाम जो यूज किए गए हों के जिसमें बायो वालों को आसानी से पता होगा, क्योंकि जब वो किसी भी चीज़ को एक नाम से पुकारते हैं तो उनको आसानी होती है साइंटिस्ट को किसी एक कंपाउंड का या किसी एक बंदे के। कभी कभी आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि एक ही बंदे के दो नाम हैं, तो जब वो बाहर आता है तो उसको एक ही नाम से याद किया जाता है। उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है सारी दुनिया के लिए, ना कि उसको वो घर वाले नाम से याद कराया जाए, जैसे टीपू वगैरह या जो भी नाम होंगे। तो वो उन नामों के लिए, यानी एक ही कंपाउंड को बहुत सारी जगहों में दुनिया में बहुत डिफरेंट नामों से याद किया जाता था, और उसके कॉमन नेम से याद कर लिया जाता था कभी कभी। तो वो कॉमन नेम हर बंदे को पता नहीं होते थे। तो केमिस्ट्री में आयोपेक ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या कहा कि नॉमेनक्लेचर यूज किया जाए, एक ही नाम यूज किया जाएगा, वो पूरी दुनिया में यूज किया जाएगा, यही रूल होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सबको आसानी होगी, जब साइंटिस्ट आपस में डिस्कशन करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आयोपेक नॉमेनक्लेचर में क्या चीजें होती है? 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं आयोपेक नॉमेनक्लेचर के। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट, और तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी प्रीफिक्स में, इसी तरह प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होता है। वर्ड रूट में आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन चेन ही मिलेगा, यानी पूरे कंपाउंड का जो कार्बन चेन है, मेन चेन है, उसके कार्बन आपको पता हो। और इसी तरह सफिक्स में आपके पास प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। ये होते क्या हैं, अभी एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं, सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं, और वर्ड रूट किसे कहते हैं। सिर्फ आपको ये डिवीजन पता हो, अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ मेरे पास ये एग्जांपल है 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सानोल। ये साइक्लिक कंपाउंड है। आपके पास OH यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। अभी आपको फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतना ही पता हो कि ब्रोमीन को एज अ ब्रांच कंसिडर करें, ब्रोमीन को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। OH एज अ फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड मैंने इतना यानी जल्दी से क्यों ले लिया, आसानी से कोई सिंपल कंपाउंड क्यों नहीं समझाया, क्योंकि जब तक इस कम्प्लेक्स पे नहीं समझाऊंगा पूरा नॉमेनक्लेचर का वो एक थीम ना समझा पाऊंगा। तो 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सानोल, इसमें वो पूरे प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और सब कुछ आ जाएंगे, जैसे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ इस कंपाउंड में। अभी आप देखें कि यहाँ आपके पास 2-ब्रोमो, इस कंपाउंड का जो नाम है 2-ब्रोमो, इस पूरे 2-ब्रोमो को हम कहते हैं ये प्रीफिक्स है। और 2-ब्रोमो आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है और इसी तरह प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। तो जो 2-ब्रोमो है वो आपके पास सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स है, क्योंकि वहाँ मैंने कहा था प्रीफिक्सेस 2 टाइप के होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये जो आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स है ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि आप साइक्लो कंपाउंड्स बहुत कम ही यूज़ करते हैं, बहुत कम ही नॉमेनक्लेचर उनका पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी डिस्कशन के लिए, क्योंकि पूरा मैंने नॉमेनक्लेचर का एक कंक्लूजन देना था, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स वो कहलाएगा जो आपका ब्रांच होगा, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स वो होगा जो आपका ब्रांच होगा। तो यहाँ आपका ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ब्रोमीन है। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो वो सफिक्स में गिना जाएगा, ना कि प्रीफिक्स में गिना जाए। ब्रोमीन आपका प्रीफिक्स में, प्री कहते भी पहले को है। तो आपको पहले जो कंपोनेंट मिलेंगे मेन चेन से पहले, या आपको ब्रांच के तौर पे मिलेंगे, तो ब्रांच आपके पास यहाँ क्या है? ब्रोमीन है, तो इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या साइड चेन कहते हैं। तो ये साइड चेन है आपका, क्योंकि मेन चेन आपके पास क्या है? ये रिंग है। मेन चेन आपके पास रिंग है और ब्रोमीन आपके पास साइड चेन है, और यहाँ आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। अभी आप सोच रहे होंगे तो OH भी तो साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, OH सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, OH मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बेसिस पे नाम रखा जाता है इस कंपाउंड का, और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी 1, 2, इसीलिए ब्रोमीन को 2 पोजीशन भी मिली है और 2-ब्रोमो कहा जा रहा है। इसी तरह साइक्लो आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो साइक्लो में आपके पास साइक्लो का लफ्ज भी यूज किया जा सकता है, बायसाइक्लो भी हो सकते हैं और स्पायरो भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी डिस्कशन आपकी बुक में नहीं है। सिर्फ आपको नाम समझाना था कि साइक्लो भी प्राइमरी प्रीफिक्स हो सकता है। हेक्स, चूंकि अब आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की रिंग है,
तो आपकी मेन चेन जो है यानी वर्ड रूट जो है वो 6 कार्बन का बना हुआ है। तो वर्ड रूट में 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्स यूज किया जा रहा है। तो आप देखें 2 ब्रोमो साइक्लो, यहाँ तक तो आपका प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। फिर उसके बाद हेक्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं। तो हेक्स आपके पास वर्ड रूट है या मेन रूट है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन मेन चेन के आ जाते हैं। तो मेन चेन आपके पास 6 कार्बन का है। फिर आपके पास हेक्स और एन आ रहा है, और ए एन ई पूरा नहीं आएगा, क्योंकि वॉवल का वही जो कहानी जो अभी आपको मैंने पीछे समझाई कि वॉवल जहां आएंगे, एंडिंग भी वॉवल पे हो रही हो, स्टार्टिंग भी वॉवल पे हो रही हो, तो फंक्शनल ग्रुप की स्टार्टिंग यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी स्टार्टिंग ओ से हो रही है, और एन की एंडिंग ई से हो रही है, तो ई हटा दिया जाता है और ओ उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ जो प्राइमरी सफिक्स है वो डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा होता है। तो ये जो ए एन ई यहाँ आ रहा है आपके पास, ये प्राइमरी सफिक्स को शो कर रहा है, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। जो लास्ट एंडिंग होती है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप पे होती है, और उसी को सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। और यहाँ सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या है, वो अल्कोहल है। तो 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सानोल में वो सारा वर्ड रूट नॉमेनक्लेचर कहा जाता है कि आपके पास 2 ब्रोमो क्या बनता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मिलते हैं हमें, साइक्लो आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स, हेक्स आपके पास वर्ड रूट, एन आपके पास प्राइमरी सफिक्स, और ओल आपके पास सेकेंडरी सफिक्स। तो ये पूरा नॉमेनक्लेचर का वो था। अभी मैं सिर्फ आपको वो रूल समझा देता हूँ जो मैंने अगली वीडियो में वो रूल्स जो मैंने अगली वीडियो में यूज करने हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ ये लास्ट स्लाइड है, टाइम थोड़ा ज्यादा ले गया, लेकिन चूंकि इस पॉइंट तक लाना जरूरी था ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे आसानी से समझाया जा सके, समझा सकूं मैं आपको। तो रूल्स क्या है, सिर्फ आप इस रूल्स को याद कर लीजिए कि जब हम ब्रांच और स्ट्रेट चेन को नेमिंग देंगे नॉमेनक्लेचर में कैसे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ आपको देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन है इस कंपाउंड में। अब आप कहेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकती थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल ये भी हो सकती थी। लेकिन जब आपको स्ट्रेट चेन में ही और जब आप टाई कर रहे हो, यहाँ भी टाई कर रहे हैं, 8 यहाँ भी बन रहे हैं, 8 यहाँ भी बन रहे हैं, और इवन यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी 8 बनता। लेकिन आपने वो कंसिडर करना है फिर जब 8 हर तरफ से आ रहा हो, यानी जब आपको टाई कर रहा हो, तो आपने स्ट्रेट चेन कंसिडर करनी है, ना कि आपने जिग जैग फॉर्म में मेन चेन कंसिडर करनी है। तो आपकी मेन चेन क्या होगी, यहाँ स्ट्रेट चेन होगी, यानी मेन चेन जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये स्ट्रेट चेन कंसिडर की। और नंबरिंग कहाँ से करनी है ये भी आप देखेंगे। इफ 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट चेन विद मोर ब्रांचेस। देखिए अब आप कि आपने ये स्ट्रेट चेन कंसिडर की, और स्ट्रेट चेन आप ये भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन आपको ब्रांचेस इस केस में अब ब्रांचेस आपको दोनों केसेस में इक्वल मिलती, तो हमने स्ट्रेट चेन इसलिए कंसिडर किया कि आसानी मिलती। यहाँ इस एग्जांपल में स्ट्रेट चेन इसलिए कंसिडर किया आपको आसानी से समझ आ जाता। अब देखिए यहाँ वो कहता है कि अगर इक्वल लेंथ के हैं तो उसको कंसिडर कीजिए जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। सब्स्टिट्यूएंट इन ब्रांचेस को कहते हैं। ये ब्रांच इथाइल ब्रांच है, आपके पास मिथाइल ब्रांच है, ये मिथाइल ब्रांच है। तो यहाँ आपको वो प्रॉब्लम नहीं आ रही कि उसको कंसिडर करें कि जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ब्रांचेस दोनों के केस में सेम ही आ रहे थे। नंबर द मेन चेन फ्रॉम नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पॉइंट आपको ये वाला समझ आएगा, वहां से नंबरिंग आपने करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। तो इस वाली एग्जांपल में तो ये टाई कर रहे हैं, देखिए 1 2 और यहाँ से 1 2, तो ये दोनों टाई कर रहे हैं। यहाँ आपको आसानी से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ एग्जांपल रखी है। अब इसमें देखेंगे अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांचेस आपको थर्ड पोजीशन पे मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें 1 2, तो आपके सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, ना कि राइट से करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जहां से पहले मिलेगा वहां से नंबरिंग की जाएगी। हाँ, नंबरिंग और नेमिंग डिफरेंट चीज है। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नेमिंग हम अल्फाबेटिक करेंगे। जो यहाँ आपको नाम दिख रहा है कि 3 इथाइल तो पहले लिखा हुआ है, तो नेमिंग में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब ये जिसका नाम, जैसे मिथाइल का M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से स्टार्ट होता है, तो नेमिंग में मैं इथाइल पहले लिखूंगा और उसका नंबर भी पहले ही लिखूंगा। लेकिन नंबरिंग जब मैं कर रहा हूँ चेन की के 1 2 3 की नंबरिंग में कर रहा था जो अभी कि
कि मैं कह रहा था कि आप नंबरिंग लेफ्ट से कीजिए ना कि राइट से, तो नंबरिंग के केस में मैं सब्स्टिट्यूएंट ढूंढूंगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आया है, मैं अल्फाबेटिक नहीं ढूंढूंगा। और अगर पहले जोन सा भी आ गया तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देंगे, लेफ्ट से हो तो लेफ्ट से और राइट से हो तो राइट से। नंबर द मेन चेन फ्रॉम नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास इस तरफ से था ना कि राइट की तरफ से। When two substituents are present at equal distance, use sum rule। जैसे यहाँ देखें कि हमारे पास 2 पे भी आ रहा था और यहाँ से भी 2 पे भी आ रहा था, तो अब हमने सम रूल यहाँ अप्लाई किया है। और सम रूल क्या है मैं वहाँ आपको बताऊंगा, यहाँ आपको समझाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता हो कि जब टाई कर जाए तो हम सम रूल करेंगे। तो टाई क्यों कर गए कि 2 पोजीशन पे आपको मिथाइल यहाँ राइट से ही मिल रहा है और लेफ्ट से भी आपको 2 पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है। तो अब हम सम रूल के थ्रू राइट से शुरू किए हैं। क्यों शुरू किए हैं मैं आपको एग्जांपल में वहां समझाऊंगा। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय नंबर। ये देखिए मैंने 5 ये सब्स्टिट्यूएंट यानी 5 इथाइल हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था तो उसको 5 से शो किया है। प्रीफिक्स टू नेम सेपरेटेड बाय हाइफन, और नेम और नंबर के बीच में यहाँ हाइफन यूज हो रहे हैं, आपको पता हो तो वहां आपको रूल सिर्फ समझ आ रहे हो, फिर नेमिंग में समझाता जाऊंगा। वाइल नेमिंग फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये देखिए नेमिंग के दौरान अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज कर रहे हैं। इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है किससे, एम से, तो इथाइल यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर मैंने यूज किया है, ना कि मैं यूज करता कि यार नेमिंग नंबरिंग में तो 2 मिथाइल पहले आ रहा था तो मुझे नेमिंग में भी ऐसा करना चाहिए था कंपाउंड के, तो नेमिंग में ऐसा नहीं होता। नेमिंग में आप अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे, यानी इथाइल एम से पहले आता है तो मैंने 5 इथाइल लिखा है, ना कि मैंने लिखा हो कि मिथाइल पहले आता तो पहले मिथाइल का नाम यूज किया जाए। और ये ट्राई की कहानी नहीं यहाँ यूज होगी कि आप देख रहे हो कि तो ट्राई कहीं आ जाए और आप कहेंगे नहीं यार ट्राई को पहले लिख दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर नेमिंग में यूज करना है और नंबरिंग में आपने सब्स्टिट्यूएंट का देखना है जहां सब्स्टिट्यूएंट आसानी से अटैच हो और पहले अटैच हो। इफ 2 आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट डाई ट्राई, जैसे यहाँ आप देखें आइडेंटिकल ग्रुप मिथाइल मिथाइल और मिथाइल थे तो हम ट्राई यूज करेंगे, 3 मिथाइल यूज होंगे। अगर 2 हो, जैसे यहाँ 2 मिथाइल यूज हो रहे हैं तो हम डाई मिथाइल यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत रूल्स आपको पता हो, सिर्फ आपको ये रूल्स ही याद हो कि यार ये रूल है कुछ, मैं वहां आसानी से समझा दूंगा इंशाल्लाह, वहां आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। एटलीस्ट 2 मरतबा या 3 मरतबा इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत प्रॉब्लम जो है जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होगी वो खत्म हो जाएगी। यही था आज के लिए। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।